अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, कंपनीज जो है वो हमेशा अपने लिए एक टाइम पीरियड सेट करता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो जब कंपनी उसी टाइम पीरियड के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेगा तो वो टाइम पीरियड कंपनीज के लिए क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पीरियड। यानी जब कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेगा तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितनी भी फंक्शंस यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होगी उन सारे ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब डेफिनेशन को देखते हैं। एन अकाउंटिंग पीरियड इज एन एस्टेब्लिश्ड रेंज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अकाउंटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, एग्रीगेटेड एंड एनालाइज्ड। एन अकाउंटिंग पीरियड में कंसिस्ट ऑफ मंथ्स, क्वार्टर्स और ईयर्स। यानी इस डेफिनेशन का सिर्फ ये मतलब हो कि कंपनीज जो है वो एक टाइम पीरियड सेट करता है और इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको परफॉर्म किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है यानी उसका टोटल किया जाता है, समराइज़ किया जाता है इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालाइज। उस पर फिर बातचीत होती है, डिस्कशन होती है। और अकाउंटिंग पीरियड जो है ये लाजमी नहीं कि 1 साल का पीरियड हो। अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 महीने का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो। ज़्यादातर कंपनीज जो है वो ईयरली बेसिस पे करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड सेट क्यों करते हैं? ताकि कंपनीज जो है वो अपने परफॉर्मेंस को एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर सके। यानी परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल के पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो पीरियड बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, कंपनीज के लिए हर उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा जिससे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई असर पड़े। अब देखते हैं डेफिनेशन को। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज। देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, मनी या सर्विसेज, तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अब ये एक्सचेंज किस नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू और विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश और विच आर कैश इक्विवेलेंट। अब इसकी मैं एक और आसान एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में आपका एक शॉप है लैपटॉप बेचने का। अब जब आपके पास एक कस्टमर आता है तो वो आपको पैसे देता है और आप इसे लैपटॉप। अब कस्टमर के पास क्या है? गुड्स यानी लैपटॉप जो है वो कल को बेच भी सकता है तो उसके पास पैसे वापस भी आ सकते हैं यानी कन्वर्टेबल इनटू कैश। और आपके पास क्या है? नकद, यानी आपके पास तो कैश ही आया। तो इस किस्म के ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आपके पास एक और कस्टमर आता है जो आपसे एक मशवरा लेता है कि मुझे किस किस्म का लैपटॉप ख़रीदना चाहिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं लेकिन मैं आने वाले वक्त में लैपटॉप ख़रीदूंगा। फ़िलहाल आप सिर्फ मुझे मशवरा दे कि मुझे किस किस्म का लैपटॉप ख़रीदना चाहिए। तो आप उसे मशवरा दे देते कि आपको मिसाल फ़लाने कंपनी का लैपटॉप ख़रीदना चाहिए तो वो चला जाता है। ये भी एक किस्म का डिस्कशन तो हुआ आप और कस्टमर के दरमियान, लेकिन ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट बुलेट पॉइंट, हैविंग फाइनेंशियल वैल्यू यानी शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड बुलेट पॉइंट, शुड इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टीज यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं। तीसरा बुलेट पॉइंट, दिस ट्रांजैक्शन आर फॉर अ बिजनेस एंटिटी नॉट फॉर पर्सनल पर्पज़। देखिए, अब किसी कंपनी के जो डायरेक्टर या मैनेजर है वो अपने आपस में बैठ के कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे कंपनीज़ के सेल्स इफेक्ट होंगे, कंपनीज़ के एक्सपेंसेस इफेक्ट होंगे, कंपनीज़ के पास कैश ज़्यादा आएगा। तो इस किस्म के लॉन्चिंग जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा, तो ये बिल्कुल बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब अगर वही डायरेक्टर या मैनेजर अपने लिए कोई कार खरीदता है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा। फोर्थ बुलेट पॉइंट को देखते हैं। अ सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, रिसिप्ट्स मस्ट सपोर्ट सच ट्रांजैक्शंस। देखिए, अब अगर कंपनीज़ के ट्रांजैक्शन को मालूम करना है कि वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है या नहीं तो ये कहाँ से मालूम होगा? ये उस रिसिप्ट और इनवॉइस से मालूम होगा जो कंपनीज़ ने इशू किया होता है कस्टमर को और सप्लायर ने इशू किया होता है कंपनीज़ को। तो इस इनवॉइस या रिसिप्ट में क्या लिखा होता है? डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन में फिर गुड्स, मनी सब कुछ आते हैं। अगर एक तरफ गुड्स जा रहा है तो दूसरी तरफ कैश आ रहा होगा। तो इनवॉइस और रिसिप्ट मस्ट होना चाहिए किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए क्योंकि वहाँ से पता चलेगा कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। अब देखते हैं इवेंट। व्हाट इज़ इवेंट। इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपेंस, यानी हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी होता है वो इवेंट कहलाएगा। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद रहे, ये भी एक इवेंट है। अगर आप बाज़ार जा रहे किसी के साथ गपशप लगा रहे वो भी एक इवेंट है। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे वो भी एक इवेंट। अगर आप सो रहे वो भी एक इवेंट है। यानी हर चीज़ का होना ये एक इवेंट है। अब इवेंट जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक है नॉन मॉनेटरी इवेंट, दूसरा है मॉनेटरी इवेंट। तो पहले देखते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी, यानी वो इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो उसे कहेंगे नॉन मॉनेटरी इवेंट्स।
अब आप दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो ये एक इवेंट तो है लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ये नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या बनता है, विच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जाहिर सी बात है, जब पैसा इन्वॉल्व ना हो तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट नहीं करेगा। यही चीज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन वाले डिफिनेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में ऐसे इवेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई पैसा इन्वॉल्व है नहीं तो रिकॉर्ड क्या करेंगे। अब इसको कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए, कंपनीज़ जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच एक क्रिकेट मैच रखता है। अब अगर वो मैच कोई भी साइड जीत ले तो उससे कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को इंटरटेन करने के लिए रखा होता है। तो ये नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाएगा कंपनी के लिए। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कोई डायरेक्टर लेक्चर दे रहा है तो वो नॉन मॉनेटरी इवेंट होगा कंपनी के लिए। अब देखते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स क्या होती है। देखिए, मॉनेटरी इवेंट्स को अकाउंटिंग इवेंट्स भी कहा जाता है। देखिए, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो मॉनेटरी इवेंट्स ही है, तो इसलिए इस सेक्शन को समझने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद मनी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करे। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, कंसिडर इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में ऐसे इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। जाहिर सी बात है, यही बात मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में भी बताया था। तो इस सेक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला सेक्शन देखिए। और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर्स थे वही फीचर्स है वो मॉनेटरी इवेंट्स के भी है। व्हाट इज़ अकाउंट पेबल। देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी सप्लायर से उधार पे गुड्स ख़रीदता है तो ऐसे सूरत-ए-हाल में जो सप्लायर है वो कंपनीज़ के क्रेडिटर्स बन जाते हैं, यानी कंपनीज़ ने सप्लायर को पे करना है फ्यूचर में। अब देखते हैं डेफिनेशन को। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी जब सप्लायर से गुड्स उधार पे ख़रीदा जाता है, क्रेडिटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्रेडिटर्स का वजूद तब होता है, क्रेडिटर्स आर द पर्सन और सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड, यानी क्रेडिटर उस शख्स या उस सप्लायर को कहा जाता है जिससे गुड्स ख़रीदा हो उधार पे ऑन क्रेडिट बेसिस, एंड टू होम द मनी इज़ टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, जिसे पे करना है फ्यूचर में। सेकेंड बुलेट पॉइंट देखते हैं। ट्रेड पेबल इज सम दैट कंपनी ओज टू इट्स सप्लायर। देखिए, ट्रेड पेबल या अकाउंट पेबल दोनों एक ही चीज़ है, यानी ट्रेड पेबल उस सम को कहा जाता है, यानी उस अमाउंट को कहा जाता है जो कंपनी ने पे करना है सप्लायर को। इस बुलेट पॉइंट का सिंपली ये मतलब बनता है, यानी अकाउंट पेबल मीन्स द अमाउंट विच अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू पे टू इट्स सप्लायर फॉर गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तीसरा है बिल्स पेबल, ये भी अकाउंट पेबल में आता है, ये किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस सप्लायर से गुड्स उधार पे लिया हो तो उस सप्लायर को क्रेडिटर कहा जाएगा और उस सप्लायर के अकाउंट को अकाउंट पेबल के नाम से लिखा जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल। व्हाट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल जो वो अकाउंट पेबल के अपोजिट है। देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी कस्टमर को गुड्स उधार पे सेल करेगा तो इस सूरत में जो कस्टमर होगा वो कंपनी के लिए डेप्टर बन जाएगा, और जो उस कस्टमर का अकाउंट कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करेगा वो अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करेगा। जिस तरह सप्लायर से कंपनी ने उधार पे चीज़ें ख़रीदा था तो सप्लायर तो कंपनी के हिसाब से क्रेडिटर बना, लेकिन कंपनीज जो है वो सप्लायर के हिसाब से डेप्टर बना, और सप्लायर कंपनी के जो अकाउंट अपने पास रिकॉर्ड करेगा तो सप्लायर जो वो अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब कंपनीज भी आगे किसी कस्टमर को कोई चीज़ सेल करता है उधार पे तो वो कस्टमर कंपनी के लिए डेप्टर कहलाएगा, और उसका जो अकाउंट है वो अकाउंट रिसीवेबल के नाम से सेव करेगा अपने पास। अब देखते हैं डेफिनेशन को। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस, डेप्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस। डेप्टर्स आर द पर्सन और कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम होम द बिजनेस इज टू रिसीव मनी इन नियर फ्यूचर, यानी उसी कस्टमर से फिर फ्यूचर में अपने पैसे लेगा। दूसरा बुलेट पॉइंट, द अमाउंट ओड टू अ बिजनेस बाय कस्टमर फॉलोइंग द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी जो अमाउंट कस्टमर ने पे करना है बिजनेस को उस अमाउंट को कहा जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। तीसरा बुलेट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल, ये भी अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। देखिए, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ये दोनों जो है आगे किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म को, कॉस्ट। व्हाट इज़ कॉस्ट। देखिए, कंपनीज जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा करता है उस खर्चे को कॉस्ट कहा जाएगा, ताकि कंपनीज आगे अपने बिजनेस को चला पाए। देखिए, कॉस्ट और एक्सपेंसेस में अक्सर लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कॉस्ट जो है वो किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए लगाना पड़ता है, जबकि एक्सपेंसेस जो है वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए लगाना पड़ता है। अब कॉस्ट में क्या क्या थी, रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्रीज़ की जो रेंट वगैरह, यानी फैक्ट्री के अंदर हर उस खर्चे को कॉस्ट कहा जाएगा जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। जबकि एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, जैसे ऑफिस मेंटेनेंस, एम्प्लॉय सैलरी, टेलीफोन बिल्स वगैरह, तो ये सब जो एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस को हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं डेफिनेशन को। द मॉनेटरी वैल्यू स्पेंड बाय द कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस।
अगले टर्म को देखते हैं वाचर। व्हाट इज़ वाचर? देखिए, जब भी कंपनी कोई सेल करता है कस्टमर को, तो कस्टमर को सेल के साथ एक इनवॉइस भी इशू करता है। उस इनवॉइस में क्या लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी में कस्टमर ने चीज़ें परचेज़ की और कितना अमाउंट जो है वो कस्टमर ने पे किया। यानी इसके अलावा जो भी चीज़ें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो सारी इनवॉइस में लिखी होती है, तो इस इनवॉइस को वाचर कहा जाएगा। अब देखते हैं डेफिनेशन को। अ वाचर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट शोज द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर एनी गुड्स दैट हैव बीन परचेज्ड और एनी सर्विस दैट हैज़ बीन रेंडर्ड। टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिट फर्म, ये सब जो है वो फिर सर्विसेज में आते हैं। अब देखते हैं अगले टर्म को, कैश डिस्काउंट। व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट? देखिए, पिछले लेक्चर में जो आप लोगों को मैंने परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट वाला सेक्शन पढ़ाया था, उसी को ही कैश डिस्काउंट कहा जाता है। यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो कैश डिस्काउंट के अंदर ही आती है। तो इसलिए इस पॉइंट को या इस टर्म को समझने के लिए आप लोग पिछले लेक्चर को देखिए, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट? देखिए, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर अपने गुड्स को सेल करता है रिटेलर को, तो जो प्राइस ऑफर किया जाता है रिटेलर को, उस प्राइस को लिस्टेड प्राइस कहा जाता है। अब अगर इसी लिस्टेड प्राइस पर होलसेलर डिस्काउंट ऑफर करता है रिटेलर को, तो उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। यानी ये डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पर अप्लाई होता है और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक परसेंटेज फॉर्म में ऑफर किया जाता है। यानी 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। होलसेलर उन डीलर्स को कहा जाता है जो थोक पर माल बेचते हैं। यानी जो मार्केट में जो शॉप्स होते हैं उनको जो माल बेचा जाता है उसको होलसेलर कहा जाता है, और जो मार्केट में जो डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स बेचते हैं उनको रिटेलर कहा जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन को। व्हेन डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय अ सेलर टू हिज कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर सेलर से मुराद है होलसेलर और कस्टमर से मुराद है रिटेलर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लिस्ट प्राइस जो है वो 30,000 है, ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% है। कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 30,000 मल्टीप्लाई इंटू 10%, 3000। अब ये 3000 है, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। अब नेट प्राइस कैसे मालूम करेंगे उस गुड्स के? 30,000 माइनस 3000, 27,000। यानी जो गुड्स रिटेलर ने ख़रीदा उसका जो नेट प्राइस होगा वो 27,000 होगा और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 3,000 होगा। अब जब बुक ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करेंगे, यानी होलसेलर हो या रिटेलर हो, दोनों अपने बुक में 27,000 रिकॉर्ड करेंगे, 30,000 नहीं करेंगे। लेकिन कस्टमर को रिटेलर 30,000 पे सेल कर सकता है क्योंकि ये एक फेयर प्राइस है। आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। यानी कस्टमर को जो इनवॉइस इशू किया जाता था उसी इनवॉइस के ऊपर जो है कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ऑन द लिस्टेड प्राइस, अभी पढ़ा, यानी लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। लिस्ट प्राइस जो है वो प्राइस होता है जो होलसेलर ऑफर करता है रिटेलर को, और इनवॉइस प्राइस वो होता है जब भी कंपनी कस्टमर को इनवॉइस इशू कर देता है तो उस इनवॉइस में जो रकम लिखी होती है उस रकम को इनवॉइस प्राइस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम। कैश डिस्काउंट लेटर कीपिंग इन माइंड द क्रेडिट पीरियड। यानी कंपनीज तब कैश डिस्काउंट को ऑफर करते थे जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है। अगर पैसों की ज़रूरत ना हो तो वो फिर कैश डिस्काउंट ऑफर ही नहीं करते थे। तो इसलिए ये कैश डिस्काउंट जो है वो बाद में देखा जाता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। यानी रिटेलर जब होलसेलर से गुड्स लेगा तो उसी टाइम पे ही ये ऑफर होता है लिस्टेड प्राइस के ऊपर। तीसरे पॉइंट को देखते हैं, पर्पज़। यानी कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर किया जाता था? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी इमीडिएट पेमेंट। यानी कंपनियों को अगर जल्दी पैसों की ज़रूरत होती तो वो ये कैश डिस्काउंट ऑफर करते थे। ट्रेड डिस्काउंट का क्या पर्पज़ है? फॉर बल्क ऑर्डर्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट इस वजह से ऑफर किया जाता है रिटेलर को ताकि रिटेलर ज़्यादा क्वान्टिटी में माल ख़रीदे होलसेलर से। एंड दूसरा, मार्केट कंपटीशन, यानी मार्केट के साथ भी तो अपने आप को कम्पीट रखना है होलसेलर ने, तो इस वजह से भी ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ऑफर करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन दोनों का? कैश डिस्काउंट शोन एज एन एक्सपेंस इन द अकाउंट। यानी कैश डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जबकि ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, इंस्टेड एडजस्टेड इन द सेल्स फिगर। यानी ट्रेड डिस्काउंट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि सेल्स फिगर्स में ही एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिटेलर जो है वो 30,000 का जो है गुड्स सेल कर सकता है क्योंकि ये एक फेयर प्राइस है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।